नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संशय खवाटी 100 टीम आपका स्वागत करती है। विद्यार्थियों, ये कोरोना नामक वैश्विक महामारी है, उसके कारण आपकी बोर्ड परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, आपका अध्ययन बाधित हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 टीम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आई रही है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवा रही है। तो आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 2 हल करेंगे। इससे पूर्व में एक मॉडल पेपर हल करवा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करते हैं। स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर नंबर 2। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में उसका उत्तर लिखना है आपको। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, खालिस्तान में पहली बार भारत में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। विद्यार्थी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसके कार्यकाल में, कौन से वंश के कार्यकाल में केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 है मौर्य काल, ऑप्शन बी जो है गुप्त काल, ऑप्शन सी वर्धन साम्राज्य, ऑप्शन सी कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, स्पष्ट है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मौर्य काल में प्रारंभ हुई थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा मौर्य काल। दूसरा प्रश्न है, सन खालिस्तान में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर खालिस्तान भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। 1562 बाबर, 1526 बाबर, 1652 जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, स्पष्ट है 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो ब सही होगा। प्रश्न संख्या 3, ब्रिटिश काल में हड़प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। हड़प सिद्धांत, जैसे बहुत सी रियासतें थी उनमें दत्तक पुत्र को योग्य नहीं माना गया, अनेक प्रकार से उन्होंने हड़पने का सिद्धांत अंग्रेजों ने बनाया। तो ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनन। तो विद्यार्थी, इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, आंसर से सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 4 है फर्स्ट का, खालिस्तान ने पशुपालन और कृषि को लाभदायक व्यवसाय बताया। ऑप्शन ए जो है जेथ्रो टल टाउनसेड, HMC कार्मिक, रॉबर्ट बैकवेल। तो विद्यार्थियों, विकल्प से सही होगा HMC कार्मिक, से आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 5 की चर्चा करते हैं। सिद्धांत रूप में खालिस्तान को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार में अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। राजतंत्र, अधिनायकवाद, लोकतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है लोकतंत्र। लोकतंत्र है जो जनता के प्रति उत्तरदायी बताया जाता है सिद्धांतिक रूप से, लेकिन व्यवहारिक रूप से अनुत्तरदायी दिखाई देता है। प्रश्न संख्या फर्स्ट का 6वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। खालिस्तान में है 60, विकल्प ब 70, विकल्प से 65, विकल्प द 75। तो विद्यार्थियों, स्पष्ट बताएं न्यूनतम 60 सीट होना अनिवार्य है, इसलिए आंसर इसका ऐसे ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करें। ए गेहूं वर्षाकालीन फसल है, चावल अमन ओस बोरो, मक्का बागवानी फसल है, कपास काछारी मिट्टी है। तो विद्यार्थियों, सही युग्म का चयनित करना था जिसमें सुमेलित ने है। तो ये जो बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो चावल अमन ओस और बोरो ये अलग है आपका, इसलिए ये सही है। प्रश्न संख्या 8, जिन खनिजों में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट इत्यादि पाए जाते वे खनिज कहलाते हैं। देखिए, खनिज कई प्रकार के होते हैं, जैसे धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए जो है ईंधन खनिज, ऑप्शन ब लोह धातु प्रधान खनिज, ऑप्शन से अणुशक्ति खनिज, और ऑप्शन द लोह धातु प्रधान खनिज। तो विद्यार्थियों, ये यूरेनियम, थोरियम ये सारे के सारे आणविक शक्ति खनिज हैं। तो आंसर से सही होगा इसमें। अगला ऑप्शन है, हीराकुंड बांध निम्न पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। महानदी, तुंगभद्रा, ब्रह्मपुत्रा, कोशी नदी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, आंसर सही होगा महानदी। अगला प्रश्न फर्स्ट का 10वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121, 01, 93, 422 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 121, 11, 39, 242। तीसरा ऑप्शन जो है 122, 01, 193, 422, और चौथा ऑप्शन है 121, 01, 39, 422। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो सही है। 1,21,19,03,422 जो है, सॉरी 121, 01, 93, 422 ऑप्शन जो है वो आपका
सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 10 में जो आंसर होगा वो ए सही होगा। प्रश्न 2 को देखते हैं, यानी कि 1 अंक बाहर के प्रश्न है। सी रंगराजन ने 2011-12 में किस प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को गरीबी रेखा माना? सी रंगराजन जो कमेटी है, ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करता है, उससे नीचे को गरीबी रेखा माना गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक विद्यार्थियों 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र की सफलता के लिए 2 सुझाव दीजिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए 2 सुझाव। पहला सुझाव है शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए देश के भीतर व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध एवं बाह्य आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति का विकेंद्रीकरण बना रहता है जो सफल लोकतंत्र के लिए क्या हो? आवश्यक हो। शिक्षित और जागरूक जनता। सफल लोकतंत्र में जनता का शिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5, शेखावाटी मिशन 100 के मॉडल पेपर नंबर 2 का प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में। प्रश्न संख्या 5, बैराज किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। केवल सिंचाई के उद्देश्य के लिए जो बनाए गए बांध है वो बैराज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना से क्या? हैरी के बैराज वगैरह उदाहरण बहुत सारे देख सकते हो आप, जैसे हैरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल आपूर्ति की जाती है और काफ़ी सिंचाई वगैरह की जाती है। अनवरत योजना से क्या तात्पर्य है? चालू योजना को निश्चित समय अंतराल के बाद संपादित किया जाता है। चालू योजना के लक्ष्यों व समयावधि में परिवर्तन की लोचशीलता रहती है। प्रश्न 7, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। प्रश्न संख्या 8, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 10 वर्षों की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि या कमी दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। प्रश्न संख्या 9, भारत में 4 प्रकार के ईंधन खनिज पाए जाते हैं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है का खालिस्तान तथा औद्योगिक उत्पाद का खालिस्तान है। देखिए, जीडीपी का 3.4% और औद्योगिक उत्पादन का 11% हिस्सा है। जल स्वावलंबन के उद्देश्य से भारत सरकार ने तथा राजस्थान सरकार ने आरंभ किया। देखिए, भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान प्रारंभ किया था और राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की थी। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। विद्यार्थियों, खंड ब की चर्चा करते हैं। खंड ब में प्रश्न संख्या 12 की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन सी है तथा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसी भी राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की चर्चा करते हैं तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 13, राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक अपनाने के कोई 2 कारण बताइए। देखिए, भूमिगत जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों की भी कमी होना। प्रश्न संख्या 14, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, गेहूं की फसल के लिए आवश्यक दशा तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, फसल पकते समय खिली हुई धूप होनी चाहिए। इस प्रकार से ये है। प्रश्न संख्या 15, पेट्रोलियम किस रूप में पाया जाता है? भारत में ये कहाँ से निकाला जाता है? देखिए विद्यार्थियों, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में गाढ़े काले द्रव्य के रूप में पाया जाता है। भारत ये मुख्यतः डिगबोई, असम, मुंबई, हाई अरब सागर और जैसलमेर, बाड़मेर से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के 4 हस्तशिल्प उद्योगों के नाम बताइए। राजस्थान में 4 हस्तशिल्प उद्योगों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले रत्न तराशने और आभूषण का कार्य जोधपुर और प्रतापगढ़ में बहुत फेमस है। दूसरा, मूर्तिकला और कार्यात्मक कार्य जो जोधपुर और जयपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा, लाख और चूड़ी उद्योग, ये भी जोधपुर और जयपुर का प्रसिद्ध है। रंगाई, छपाई, बंदेज उद्योग बाड़मेर, पाली और सांगानेर का अत्यधिक प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17 की चर्चा करते हैं। छोटी कुई या बेरी से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जल संरक्षण की प्राचीन परंपरागत विधि है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तालाब या खड़ीन में अगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा खड्डा खोदकर बनाई जाती है, उसे छोटी कुई या बेरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में कोई 2 अंतर लिखिए। विद्यार्थियों, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी में अंतर की चर्चा करते हैं। तो देखिए, निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, जबकि सापेक्ष क्या है? समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या उपभोग व्यय के वितरण में असमानताओं का माप क्या है? सापेक्ष गरीबी कहलाते हैं। विद्यार्थियों देखिए, निरपेक्ष गरीबी का विचार अविकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है, जबकि सापेक्ष गरीबी का विचार विकसित राष्ट्रों में अधिक पाया जाता है। निरपेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु मूलभूत आवश्यकताओं का मानक स्तर निर्धारित करना पड़ता है और सापेक्ष गरीबी का निर्धारण आय वर्गों की असमानता के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 की चर्चा करते हैं। भारत में आर्थिक गरीबी के आर्थिक कारणों का विवेचन कीजिए।
विद्यार्थियों, भारत एक वृद्ध भौगोलिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्र है जिसमें यहाँ गरीबी का कोई निश्चित कारण नहीं अपितु अनेक कारण है, जैसे आर्थिक कारण है। भारत की जनसंख्या आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अत्यधिक पिछड़ी हुई कमजोर है, निम्न जीवन गुणवत्ता पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि खासतौर से बारिश पर निर्भर है, जिसके कारण आर्थिक पक्ष कमजोर बना हुआ है। भारत में संसाधनों की स्थिति कमजोर स्थिति में है। प्रश्न संख्या 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता क्या है? विद्यार्थियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वच्छता का सामंजस्य उन प्रावधानों, सुविधाओं और सेवाओं से जो मानव से मलमूत्र और कचरे आदि का सुरक्षित निस्तारण करते हैं। खंड 6। प्रश्न संख्या 21, राव चंद्रसेन के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्णन कीजिए। देखिए, राव चंद्रसेन जो मारवाड़ का शासक था राठौड़ वंश का, उसका जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ। राव चंद्रसेन मालदेव प्रथम का पुत्र था। मालदेव की मृत्यु के पश्चात 31 दिसंबर 1562 को राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना। राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने परंपरागत क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा की और उसने अपने सीमित संसाधनों से अकबर से लोहा लिया, परंतु उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को अपने पक्ष में करने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादरा जोड़ भेजी। भादरा जोड़ से चंद्रशेखर अपने भतीजे कल्ला के पास सोजत पहुंचा, वहां पर भी मुगल सेना उसके पीछे आ गई। सोजत से सिवाना बाड़मेर होते हुए राव चंद्रसेन सारण के पहाड़ों में सचिया नामक स्थान पर पहुंचा। वहां पर 11 जनवरी 1581 को उसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसका अथवा देखते हैं। उपभोक्ता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रावधान किए गए 4 अधिकारों का सविस्तार वर्णन कीजिए। देखिए, उपभोक्ता के लिए अनेक अधिकार बने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। पहला है परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। उपभोक्ता को उस मान के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उनके जीवन व संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं। दूसरा, सूचना का अधिकार। जो वस्तु या माल उपभोक्ता क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में उपभोक्ता को उत्पादक विक्रेता से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तीसरा, विभिन्न प्रकार की वस्तु या माल प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। और चौथा है आपका उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ता को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उसके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 4 जो अधिकार उनकी चर्चा की। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22, सम्राट अशोक के अभिलेख, उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य के पतन का वर्णन कीजिए। देखिए, 4 अंक का ये प्रश्न संभावित है। सम्राट अशोक की चर्चा करें तो अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी राजा डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो लेखा ब्राह्मी लिपि में है और अशोक के बाद कुणाल राजा बना जिसे दिव्य अवदान में धर्म विवर्धन कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जलोक कश्मीर का शासक था। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के बाद मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। वृहवर्त अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। इसका अथवा चर्चा करते हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित है। वयोवृद्ध विशेष योग्य जन और युवाओं की खास आवश्यकताओं को समझना और उसके विषय की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए। देखिए, वयोवृद्ध विशेष योग्य जन और युवाओं के समक्ष परिवहन संबंधी क्या क्या बाधाएं हैं, परिवहन से जुड़ी हुई हैं, सड़क सुरक्षा का प्रश्न है। प्रथम बाधा, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के दौरान रैंप का उपलब्ध नहीं होना, बसों से ऐसे ही लोगों के लिए आरक्षित स्थानों पर अन्य लोगों का बैठना, इसके लिए अतिरिक्त अलग काउंटर की व्यवस्था नहीं होना, सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर का उपलब्ध नहीं होना। जो वयोवृद्ध या विशेष योग्यजन है उनके लिए क्या क्या बाधाएं हैं, इनके क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, सार्वजनिक परिवहन के साधनों में फोल्डिंग रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। आरक्षित स्थानों पर अन्य व्यक्ति के बैठने पर जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर रैंप और शौचालय सीढ़ियां बनाई जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 23, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के 4 उपाय निम्नलिखित हैं। जन्म दर को नियंत्रित किया जाए, चिकित्सा सुविधा उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ इसके स्तर को ऊंचा
उठाया जाए, चिकित्सा के दौरान संभावित परीक्षण एवं दवाएं मुफ्त उपलब्ध करवाई जाए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए। इसका अथवा है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण बताइए। विद्यार्थियों देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण में तीव्र गति से बढ़ रही नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रवृत्ति, शहरों में रोजगार के अवसरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा, उच्च तकनीकी संस्थाओं का होना, अधिकांश प्रशासनिक कार्यालयों का शहरी क्षेत्र में होना इत्यादि काफी कारण है जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास कर रही है। प्रश्न संख्या 24, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कोई भी 2 दशाओं का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र में शासन अपने क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो देखते हैं। लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतांत्रिक शासन में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनते हुए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा और सार्वजनिक हित की वृद्धि के साधनों की प्राप्ति का एक साधन है। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। लोकतंत्र की सफलता की क्या आवश्यक दशाएं, कोई भी 2 दशाएं देखते हैं, जैसे शांति और व्यवस्था हो, ये बहुत ही सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो, युद्ध या बाह्य आक्रमण का भय नहीं हो, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो। लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अगर पर्याप्त मजबूत होगी तो वहां लोकतंत्र मजबूत होगा। अब प्रश्न संख्या 24 का ही अथवा देखते हैं। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के कोई 4 लाभ बताइए। विद्यार्थियों देखिए, स्वदेशी अपनाने से मुख्य रूप से क्या क्या लाभ उत्पन्न होंगे उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, स्वदेशी की अवधारणा को अपनाने से देश में भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से देश की जो राष्ट्रीय आय है घरेलू उत्पादन में उसमें भी वृद्धि होगी। स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से घरेलू उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप जो आयात होंगे उनमें कमी आएगी और देश की मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। स्वदेश की भावना राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाती है, राष्ट्रवाद के विकास में प्रभावशाली कारक है। प्रश्न संख्या 25, खंड द की चर्चा करते हैं कि निम्नांकित क्षेत्रों को अंकित करना है। कोई भी भारत के 5 गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं, कोई भी भारत के 5 गेहूं उत्पादक क्षेत्र। विद्यार्थियों, इन सभी मानचित्र आधारित जो प्रश्न है उनको लास्ट में देखना, मैप के द्वारा आपको हल करने हैं। अगला प्रश्न संख्या 26 है, वो भी मानचित्र आधारित है कि भारत के मानचित्र में निम्नांकित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। विद्यार्थियों, कश्मीर, शिमला, अमृतसर, अंबाला, कच्छ अथवा असम, दार्जिलिंग, जयपुर, सीकर, मेरठ, इनको आपको अंकित करना है। तो ये भारत का मैप। विद्यार्थियों, मेरा सुझाव है व्यक्तिगत आपको भारत, राजस्थान और विश्व के अलग अलग मैप खरीद लीजिए आप और उनमें प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से और गुरुजनों के मार्गदर्शन से मानचित्र में आसानी से 5 से 6 नंबर जो 5 अंक का है मानचित्र वो प्राप्त हो जाते हैं आसानी से, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती है। लेकिन प्रयास आपको बार बार अभ्यास से ये अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 27, वीर तानाजी मालसूर्य का परिचय देते हुए इतिहास में उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 27 6 अंक का है। विद्यार्थियों, जीवन परिचय। तानाजी राव मालसूर्य का जन्म महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में महाड़ के पास उपरत्य में हुआ था और वे बचपन से शिवाजी के मित्र थे। उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। वे शिवाजी के निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। शिवाजी के प्रमुख किलेदार भी थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। वे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। चर्चा करते हैं तानाजी राव का इतिहास में योगदान क्या रहा। देखिए, एक बार शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई कोडना किले को देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा मन को उद्वेलित कर रहा था। शिवाजी ने अगले दिन अपने सैनिकों को कोडना किला जीतने का लक्ष्य रखा, जिस पर कोई भी सरदार और किलेदार साहस नहीं जुटा पाया। परंतु तानाजी राव ने उस किले को जीतने की चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अपने पुत्र के विवाह कार्यक्रम को छोड़कर शिवाजी के मन इच्छा अनुसार किला फतेह करना अत्यधिक आवश्यक समझा। तानाजी ने अपने भाइयों सूर्याजी और शेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर कोडना किले पर आक्रमण कर दिया। उस समय इस कोडाना किले पर उदयमान राठौड़ का नियंत्रण था। उदयमान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें
तानाजी को शेर की तरह लड़ते हुए विजय प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध में तानाजी के भयंकर घायल होने से वीरगति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध के बाद यह किला भी शिवाजी के राज्य का हिस्सा बन गया। शिवाजी ने तानाजी की स्मृति में इस किले का सिंहगढ़ रख दिया नाम और पुणे में वांकेड़बाड़ी नाम बदलकर नरवीर तानाजी बाड़ी कर दिया। इस प्रकार से तानाजी जो थे बहुत ही वीर और योद्धा सैनिक थे। प्लासी व बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम बताइए, इसका अथवा है। प्लासी युद्ध के देखिए 4 प्रमुख कारण क्या थे विद्यार्थियों। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि वे नवाब को अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहते थे। इसलिए नवाब का जो सेनापति मीर जाफर और दरबारी अमीर चंद और सेठ जगत को अपनी ओर मिला लिया उन्होंने। दूसरा कारण था नवाब सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच तनाव। तीसरा अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तक कासिम बाजार की किलेबंदी और चौथा नवाब द्वारा अंग्रेजों को कालकोठरी में बंद करना। ये 4 प्रमुख कारण थे। देखिए प्लासी युद्ध के परिणाम क्या हुए। प्लासी युद्ध में अंग्रेज विजयी हो गए, जो अप्रोक्स रूप से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के उदय के हेतु उत्तरदायी बन गया। युद्ध का परिणाम मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का समाप्त होना। क्लाइव को मीर जाफर से 30,000 पाउंड वार्षिक आय की जागीर प्राप्त होना। बक्सर के युद्ध के कारणों की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेजों को खतरा हो गया था। अंग्रेजों का अवैध व्यापार, मीर कासिम द्वारा व्यापार पर नियंत्रण और मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः नवाब बनाना। तो इसके परिणाम क्या निकले देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बंगाल में कर मुक्त व्यापार के कारण गरीबी और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो गई। भारत की सर्वोच्च शक्ति पराजित हो गई। वैद्य जो शासन से भारतीय अंग्रेजों का जो शासन उससे भारत की दुर्दशा प्रारंभ हो गई। इसका अथवा है, टिप्पणी लिखनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य देखिए 1885 में अंग्रेज अधिकारी एओहुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी विद्यार्थियों। स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच ये थी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे, यानी अपने सेफ्टी वाल के रूप में। तथा इसकी उनकी सोच थी कि इनके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं के मन की भड़ास निकल जाएगी तथा उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने से रोका जा सकेगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन में निम्न उद्देश्य बनाए गए। राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम पर विचार करना, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध करना। दूसरी टिप्पणी है भारत छोड़ो आंदोलन। विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में 10,000 से अधिक लोग गोलीबारी में शिकार हुए। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरी टिप्पणी जो है बेंगू व निमुचाना किसान आंदोलन, ये राजस्थान की किसान आंदोलन है विद्यार्थियों। बेंगू किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उससे प्रेरित होकर 1921 में बेंगू के किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि विभिन्न लागतें, लगान की ऊंची दर, जागीरदारों का अत्याचार के कारण बेगू के किसानों में काफी असंतोष था। 2 वर्षों के संघर्ष के बाद बेगू के जागीरदार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए उनके साथ समझौता करना पड़ा। निमुचाना किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। काफी चर्चित रहा निमुचाना किसान आंदोलन। सूअरों के उत्पाद, जो सूअर थे उनके उत्पाद से दुखी होकर उत्पाद उनका भयंकर था। 1921 में निमुचाना में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। 1923 से 24 में वहाँ भू राजस्व की नई दरें लागू कर दी गई, जिससे राजपूत ब्राह्मणों में भी आक्रोश व्याप्त था। 14 मई 1925 को भू राजस्व पर होने वाली इस लूट पर चर्चा के लिए निमुचाना में किसान एकत्रित हुए, परंतु राज्य सरकार की सेना ने किसानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 56 किसान मारे गए, 600 किसान घायल हो गए। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विवश बताया था। तो विद्यार्थियों प्रश्न आ जाता है दोहरी डायरशाही किस आंदोलन, निमुचाना किसान आंदोलन। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 की चर्चा करते हैं। भारतीय में जनसंख्या का बड़ा आकार, बेरोजगारी, गरीबी, जीवन के निम्न स्तर का प्रमुख कारण, इस कथन की स्पष्ट कीजिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कुछ कारण बताए हैं। वो कारण निम्न प्रकार है। नंबर 1, जनसंख्या का बड़ा आकार। बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत में, अनेक जनांकीय कारक भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करते हैं। भारत में जन्म दर बहुत ऊंची है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत ज़्यादा है। 2001 से 2011 के दशक के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, जो कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। बेरोजगारी,
भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के मंद विकास के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर संरचनात्मक और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या सर्वाधिक गंभीर है। तीसरा, गरीबी। अन्य विकसित राष्ट्रों की भारत भी गरीबी की समस्या का सामना कर रहा है, जो अविकसित राष्ट्र हैं उनके। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में 21.92% लोग गरीब थे। स्वतंत्रता के पश्चात आज तक गरीबी का निवारण नहीं हो पाया है। चौथा है जीवन का निम्न स्तर। शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता के दो सबसे प्रभावी निर्धारक हैं। ये मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। इनके अभाव में आय अर्थहीन हो जाती है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर आज भी बहुत ही निम्न स्तर का है। इसका अथवा देखते हैं विद्यार्थियों। बेरोजगारी और गरीबी समस्या की भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका का वर्णन करना है। देखिए विद्यार्थियों, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल हो जाता है। भारत में 2011-12 के अनुसार 22% लोग गरीब हैं लगभग। गरीबी के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बेरोजगारी की समस्या भी भारत में विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि हमारे देश में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण इस समस्या का निवारण नहीं हो पाया। गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी भी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। सरकार को गरीबी और बेरोजगारी के निवारण की दिशा में उचित प्रयास करने चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं। यदि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। यह एक ऐसा अधिकारी जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न जो है राज्यपाल से संबंधित है। चर्चा करते हैं हम। राज्य में राज्यपाल का शासन संवैधानिक मुखिया माना जाता है राज्यपाल को, और मुख्यमंत्री को वास्तविक मुखिया माना जाता है, क्योंकि राज्यपाल अपना अधिकतम कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में अपने विवेक का भी उपयोग करता है राज्यपाल। देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, जब त्रिंकुश विधानसभा बन जाती है तो वो नेता का मंत्र खुद ही करता है चयन। मंत्रिपरिषद को किस पार्टी को बुलाना है, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर पुनर्विचार के हेतु लौटा देना। और 9वां देखते हैं, कुछ अध्यादेश प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। यानी कि ये कुछ विशेष शक्तियां हैं इनको प्राप्त। उपयुक्त सही विवेक अधिकार से यह सिद्ध होता है कि राज्यपाल केवल नाम मात्र का अध्यक्ष न होकर वास्तव में शासन में एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ मैप देख रहे हैं। ये जो मैप है भारत का नक्शा है। इसमें आपको जैसे अमृतसर पूछा था, पंजाब में है, सीकर आपके राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, दिल्ली यहाँ है। इसी प्रकार से ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। अलग अलग क्षेत्रों को आपको अपने शिक्षक की सहायता से पूरा करना है। अब चर्चा करते हैं, प्रश्न इसी का अथवा है, राज्य कार्यपालिका के प्रमुख अंग और कार्य शक्तियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, कार्यपालिका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न संभावित है। देखिए, राज्य की कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां, देखिए 6 प्रकार की शक्तियां। एक तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरी विधायी शक्तियां, तीसरी वित्तीय शक्तियां, चौथी न्यायिक शक्तियां, 5वीं विविध शक्तियां और 6ठी स्वविवेकी शक्तियां। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां जो है, शासन की नीतियां निर्धारित करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, बजट तैयार करना। और मुख्यमंत्री की देखिए क्या शक्तियां हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है और आवश्यकता अनुसार उनको परिवर्तन करता है, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करता है, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है, विधानसभा में सरकार का नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपका जो मिशन शेखावटी 100 टीम के द्वारा जो मॉडल पेपर 2 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का तैयार किया गया था वो पूरा हो गया है। इस मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करके वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्रिप्शन करें और चैनल से सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।